नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा इसमें हम ये सीखेंगे कि कोई भी बिजनेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखा जाता है, बैलेंस शीट देखी जाती है या कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा जाता है। इसके अलावा रेशियो एनालिसिस किया जाता है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बिजनेस को आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ये जो बिजनेस है वो एक अच्छा बिजनेस है या एक आप देखोगे लो क्वालिटी का बिजनेस है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू जज द बिजनेस इज टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन इन दैट सेक्टर। तो वो सेक्टर का या जो बिजनेस है उसमें क्या कंपटीशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस है। इनके बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंपटीशन इन बिजनेस। So intense competition in an industry is neither a coincidence nor bad luck. तो पहले हम ये देख लेते कि माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस कौन कौन से है। तो जो फर्स्ट फोर्स है इट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सेकेंड वन इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, थर्ड वन इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड देन बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। और फिर ये जो 4 फोर्सेस है इसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया जाता है कि वो जो सेक्टर है या इंडस्ट्री है उसमें जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें कितना राइवलरी है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इसका मतलब वो जो सेक्टर या इंडस्ट्री है उसमें एंटर करने के लिए कितने जो बैरियर्स है, हाउ बिग आर दोस। तो जितने ज्यादा बड़े बैरियर्स हो गए उतना ही न्यू कॉम्पिटिटर या न्यू एंट्रेंट को वो सेक्टर में एंटर करना डिफिकल्ट होगा। तो कोई भी सेक्टर में नया जो प्लेयर है उसको एंटर करने के लिए कुछ बैरियर्स है and those barriers are determined by economic of scale, product differentiation, capital requirements, learning curve and government policy। तो पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में यदि आप देखोगे दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल, तो दीपक नाइट्राइट के पास फेनॉल की काफी बड़ी कैपेसिटी है फिलहाल में एंड दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फेनॉल विल बी वेरी वेरी लो। ये केस में दीपक नाइट्राइट को और एक एडवांटेज मिल जाता है, वो ये है कि जैसे कि उनके पास फेनॉल है तो दे कीप ऑन डूइंग द डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स ऑफ फेनॉल। तो ये बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो नहीं कर सकते जब तक उनके पास फेनॉल नहीं है या जब तक उनके पास उतने बड़े साइज का फेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। तो दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो जितना उनका कैपेसिटी बढ़ते जाएगा उनके प्लांट्स का, उतना ही उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल है दैट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। So it's very difficult for a smaller player to compete against जिसके पास बड़ा कैपेसिटी है। इन दिस केस दीपक नाइट्राइट के पास फेनॉल का काफी बड़ा कैपेसिटी है। तो दिस इज अ कमोडिटी प्रोडक्ट। तो कमोडिटी प्रोडक्ट में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में द नेक्स्ट थ्रेट टू एंट्रेंट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी वो जो कंपनी है वो कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट बना रही है। तो इसका एक एग्जांपल कुड बी जियोधन, जो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में है एंड इसमें जो उनका कस्टमर है दैट कैन बी यूनिलीवर। तो ये केस में क्या हो जाता है कि जियोधन ने यूनिलीवर के लिए कोई स्पेसिफिक जो फ्रेग्रेंस है वो डेवलप किया है। तो इसमें वो पर्टिकुलर एग्जैक्ट फ्रेग्रेंस जो है वो बाकी कोई बना नहीं सकता है, क्योंकि उसमें एक सीक्रेट उनका एक फॉर्मूला होगा एंड एग्जैक्ट वो फ्रेग्रेंस मैच करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए क्या हो जाता है कि स्टिकीनेस आ जाता है फॉर द यूनिलीवर या जो भी उनका कस्टमर है एंड दैट्स व्हाई जियोधन जैसी जो कंपनीज है विच हैव डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस, they have the pricing power and that pricing power they got from the product differentiation. So product differentiation is also very good threat for the new entrant because ये केस में it's not possible to develop the exact fragrance जो जियोधन ने specifically HUL के लिए मैन्युफैक्चर किया है या यूनिलीवर के लिए मैन्युफैक्चर किया है। अनदर एग्जांपल ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, या वो सेक्टर में या इंडस्ट्री में कितने कैपिटल की जरूरत है टू एंटर। तो इसमें फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्री का एग्जांपल आप देख सकते हो या एविएशन इंडस्ट्री का एग्जांपल देख सकते हो। तो बैरियर ये है कि until and unless you don't have that much required capital, you cannot enter and that acts as a barrier for the entry in that particular sector. इसके अलावा there are two other factors which determines entry barriers for that sector, which are the learning curve and government regulation. तो learning curve इसका मतलब वो कंपनी ने R&D में कितना फोकस किया है and how difficult that product is to manufacture or develop. तो in case of Privi specialty
उनके पास ऐसे काफी प्रोसेसेस है या प्रोडक्ट्स है which they have mastered and it is very very difficult for their competitor to get that process. Same is the example with the clean sciences. जैसे कि उन्होंने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है एनिसॉल एंड उससे फिर बाकी आगे जाके वो डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स बनाते हैं विच इज नॉट डन बाय द अदर जो कॉम्पिटिटर्स है. ये केस में कैमलिन फाइन साइंसेस और एक उनका कॉम्पिटिटर है बट दे आर मैन्युफैक्चरिंग डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स फ्रॉम हाइड्रोक्विनोन. तो इससे क्या है कि एनिसॉल और हाइड्रोक्विनोन का जो प्रोसेस है इसमें काफी एक मार्जिन में डिफरेंस आ जाता है. तो इसमें से जो क्लीन साइंसेस का प्रोसेस है इट्स अ ग्रीन प्रोसेस, इट्स अ एफ्लुएंट फ्री प्रोसेस और इसी वजह से उनके जो मार्जिन है दे आर वे हायर कंपेयर टू कैमलिन फाइन साइंसेस. अनदर थ्रेट फॉर द न्यू एंट्रेंट्स कुड बी गवर्नमेंट रेगुलेशन. तो इसका एग्जांपल इज IEX एंड पोशक. तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म फॉर पावर ट्रेडिंग. तो इसमें कंप्लीटली रेगुलेटेड सेक्टर है. until and unless you don't get approvals you cannot enter in this sector because गवर्नमेंट ने रेगुलेशन किया है. सेम इज अबाउट द बैंकिंग सेक्टर. RBI किसी को भी बैंकिंग के जो लाइसेंसेस है they don't offer that. Another example could be the पोशक. तो पोशक के बारे में एंड इवन IEX के बारे में मैंने काफी अलग अलग वीडियोस में आपको उनके बिजनेस के बारे में डिटेल में बताया है. तो पोशक इज इनटू फोजिनेशन गैस. अगेन इट्स अ वेरी टॉक्सिक गैस और इसीलिए भी आपको गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है. किसी को भी इट्स नॉट अलाउड टू एंटर इनटू दिस सेक्टर एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन आल्सो एक्ट एज अ एंट्री बैरियर फॉर एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सेकेंड फोर्स इज अबाउट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स. तो इसमें इफ यू टेक अ एग्जांपल ऑफ एक्सचेंजेस जैसे कि BSE और NSE एक्सचेंजेस है. तो इफ यू वांट टू टेक एनी ट्रेड यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन कंपेयर टू NSE और BSE. तो देयर इज नो अदर प्रोडक्ट कंपेयर टू NSE एंड BSE एक्सचेंजेस क्योंकि आपको उनके सिवा यू कैन नॉट पुट द ट्रेड. तो दैट इज अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्री और जहां पर भी जो इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन होता है या जितने कम कॉम्पिटिटर्स होते हैं उतना ही वो इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी हाई होता है. सिमिलर इज द एग्जांपल विद NSDL एंड CDSL. तो ये जो डिपॉजिटरीज है इनके अलावा यू कैन नॉट होल्ड योर शेयर्स इन सम अदर फॉर्म. जो डीमैट फॉर्म में आप देखोगे तो आपके शेयर्स डीमैट फॉर्म में होंगे. फिजिकल फॉर्म में भी पहले होते थे बट नाउ इट्स मोस्टली इनटू डीमैट फॉर्म. तो दीज आर द वेरी वेरी high entry barrier businesses and these products don't have any substitute. तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है कि जिसमें जो उनके प्रोडक्ट्स है उनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है. इट शुड बी अ वेरी वेरी नीश काइंड ऑफ अ बिजनेस. देन उसके बाद में विल डिस्कस अबाउट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. तो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं इसके लिए मेरे जो सप्लायर्स है क्या वो सप्लायर के पास प्राइसिंग पावर है या मेरे पास प्राइसिंग पावर है. If supplier has a pricing power, then I will be at competitive disadvantage and in this case I have to take their rates. तो इसका एक अच्छा एग्जांपल could be एविएशन इंडस्ट्री में जो बोइंग एंड एयरबस है. तो ये केस में जो सप्लायर्स है दे आर वेरी वेरी लिमिटेड. ओनली 2 सप्लायर्स करंटली आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट आप देखो तो एयरक्राफ्ट्स. तो अलग अलग इंडिया में जो एयरक्राफ्ट कंपनीज है जैसे कि इंडिगो है या जेट एयरवेज था पहले या स्पाइस जेट है, इसके अलावा एयर इंडिया है. सो दीज कंपनीज डोंट हैव मच ऑप्शंस फॉर बाइंग. दे आइदर कैन बाय फ्रॉम द एयरबस और बोइंग. और ये केस में फिर एयरबस या बोइंग इनके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है बिकॉज देर इज अ वेरी वेरी लिमिटेड कॉम्पिटिशन या देर इज अ ओनली 2 प्लेयर्स एज अ सप्लायर फॉर अ एविएशन इंडस्ट्री. तो आप जो भी बिजनेस खरीद रहे हो उसमें आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर्स कितने हैं. जितने ज्यादा सप्लायर्स है उतना बेटर है. जितने कम सप्लायर्स होंगे उतना ही वो कंपनी के लिए डिफिकल्ट होगा बिकॉज इन दैट केस दे वोंट हैव एनी प्राइसिंग पावर. तो इसके बाद का जो फोर्स है दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर. यानी कस्टमर एक्चुअली डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट. तो इसका भी एग्जांपल कुड बी द एविएशन इंडस्ट्री. तो जैसे आप देखो तो इंडिगो है या स्पाइस जेट, एयर इंडिया या गो एयर है. तो ये केस में इट डजंट मैटर फॉर मी by which carrier I am traveling from Mumbai to let's assume to Delhi. For me most important thing is out of these 4 service providers मुझे सबसे सस्ता टिकट कहां से मिलता है. तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें ब्रांड वैल्यू कुछ भी नहीं है एंड देन देयर इज अ नो डिफरेंशिएटेड सर्विस आल्सो. क्योंकि यहां से मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है तो मुझे गो एयर भी वही एयरपोर्ट में लैंड करेगा या सम अदर कैरियर विल आल्सो लैंड मी एट द सेम एयरपोर्ट.
सो जो सर्विस है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मोर और लेस जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी सिमिलर ही सर्विस होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिगो कुछ अलग सर्विस प्रोवाइड करता है या स्पाइसजेट कुछ अलग सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द वेरी कमोडिटाइज्ड काइंड ऑफ अ सर्विसेज एंड देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके अलावा देयर आर नो स्विचिंग कॉस्ट आल्सो। सो फॉर मी एज अ कंज्यूमर it is very easy from switch to one brand to another brand. For example, मैंने 3 months before मुंबई टू दिल्ली गो एयर से ट्रैवल किया, तो आज भी मुझे गो एयर से ही ट्रैवल करना है। इट्स कंप्लीटली अप टू मी एंड दैट्स व्हाई देयर आर नो स्विचिंग कॉस्ट इन दिस केस, एंड दिस इज वेरी वेरी आप देखोगे तो बैड काइंड ऑफ अ इंडस्ट्री, एंड दैट्स व्हाई इन दिस इंडस्ट्री कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है, बट वी शुड लुक फॉर दोज बिजनेसेस जिसमें कस्टमर के पास प्राइसिंग पावर नहीं है एंड वो ब्रांड के पास प्राइसिंग पावर है। यदि कस्टमर के पास प्राइसिंग पावर होगा तो वो जो कंपनी या जो बिजनेस है दे वोंट एबल टू मेक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल बी ऑलवेज लिमिटेड लाइक इन द केस ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री। इसके बाद का जो पोर्टर का फोर्स है दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो ये केस में आई हैव गिवन अ एग्जांपल ऑफ द यूएस में जो फार्मा चेन है या फार्मा का वैल्यू चेन है, उसमें यदि आप देखोगे तो जो जेनेरिक फार्मा कंपनीज है वो काफी ज्यादा है, जैसे कि औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज या तेवा, सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, देयर आर मेनी कंपनीज विच आर इनटू यूएस मार्केट्स। बट जो पीबीएम्स है यानी फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स जो है दे आर वेरी वेरी लिमिटेड, लाइक एक्सप्रेस स्क्रिप्ट्स या सीवीएस हेल्थ या ऑप्टिमम आरएक्स, ऐसे 3 या 4 ही है, एंड दैट्स व्हाई these PBMs have actually pricing power, और इसीलिए ही जो कंपनीज यूएस में है दे डोंट हैव मच प्राइसिंग पावर। इसके बारे में मैंने मेरे जो फार्मा सीरीज है इसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में जो फाइनल आउटकम है दैट इज द राइवलरी अमंग द कस्टमर्स विच डिपेंड्स ऑन ऑल दिस 4 फोर्सेस। तो इसका भी वन गुड एग्जांपल कैन बी टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में यदि आप देखोगे ये इंडस्ट्री में सिर्फ 3 प्लेयर्स है, फिर भी ये इंडस्ट्री में राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा है, बिकॉज व्हेन जियो एंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री दे डिसरप्टेड द कंप्लीट टेलीकॉम इंडस्ट्री, या जो इंटरनेट बेस्ड इंडस्ट्री था दे स्टार्टेड ऑफरिंग वेरी वेरी चीप प्राइजेस एंड दैट टाइम एवरीवन वाज मेकिंग लॉस। बट आप देखोगे तो अभी जियो प्रॉफिटेबल हो गया है बिकॉज दे गैदर्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, एंड दैट्स व्हाई वोडाफोन और आइडिया ऑलमोस्ट बिकम अ बैंकरप्ट। तो दैट इज डिफरेंट स्ट्रेटजीज वेरियस बिजनेसेस अडॉप्ट डिपेंडिंग ऑन उनके पास कितना कैपिटल है। इसके अलावा वी शुड अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज वो वैल्यू चेन में जो प्रॉफिट्स है वो कहां पर कंसोलिडेट हुए हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो यदि आप देखोगे तो इट स्टार्ट जनरली विद द आर्टिस्ट या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन जो म्यूजिक लेबल जो इंडिया में लिस्टेड सारेगामा एंड टिप्स जैसे कि लेबल्स है, they buy these different songs from that artist या that producer, and बाद में ये जो labels है फिर वो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है लाइक Spotify या Gaana.com या Wink या सावन, उनके साथ टाइप करके वो प्लेटफॉर्म्स पे फिर वो सॉन्ग्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो यदि आप ये कंप्लीट वैल्यू चेन देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट्स अर्न किया जाता है वो म्यूजिक लेबल्स अर्न करते हैं। वेरी गुड एग्जाम्पल कैन बी द टी सीरीज। तो यदि आपको कोई भी सेक्टर या बिजनेस अंडरस्टैंड करना है तो वो सेक्टर का वैल्यू चेन आपको समझना चाहिए, और वो वैल्यू चेन में कहां पर प्रॉफिट जो है वो कंसोलिडेट हुआ है या कॉन्सेंट्रेट हुआ है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज द राइट प्लेस टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। तो अभी हम एक्चुअल कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में ये पोर्टर 5 फोर्सेस कैसे वर्क होते हैं एंड व्हाट इज जनरली द आउटकम फॉर दैट। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द म्यूजिक इंडस्ट्री। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में यदि आप फर्स्ट फोर्स देखोगे थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, तो इट इज वेरी लो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एंटर इनटू दैट इंडस्ट्री, क्योंकि उनके पास वो कैटलॉग ही नहीं होगा। आज सारेगामा के पास लगभग 1,30,000 सॉन्ग्स का कैटलॉग है, टिप्स के पास 30,000 सॉन्ग्स का कैटलॉग है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यू एंट्रेंट टू डायरेक्टली एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री विदाउट एनी कैटलॉग। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स यदि आप देखोगे तो अगेन इट्स वेरी लो, यानी म्यूजिक का वैसे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मूवीज इज नॉट पॉसिबली द सब्स्टिट्यूट फॉर द म्यूजिक, सो दिस फोर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी लो इन दिस केस। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कैन बी अ मीडियम, बिकॉज जैसे जो आर्टिस्ट होता है एज एंड व्हेन ही स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी फेमस, लाइक फॉर एग्जांपल बादशाह, तो ही विल हैव सम प्राइसिंग पावर, बट इट इज मीडियम बिकॉज जो लेबल्स है दे ऑल्सो हैव मेनी अदर ऑप्शंस। इट इज नॉट लाइक कि उनको सिर्फ बादशाह के साथ ही डील करनी है, दे कैन हायर सम
लोकल टैलेंट या कुछ अलग लैंग्वेज में जाके भी दे कैन स्टार्ट डूइंग द टाई अप्स विद द डिफरेंट आर्टिस्ट. इसीलिए दिस फोर्स जो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है दैट कैन बी लो. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स इज अगेन वेरी लो बिकॉज टिल नाउ they are not charging much to customers. So in this case जो platforms like YouTube हो गया या जो Spotify या Gaana.com है, ये जो amount उनको मिलता है that they are sharing with these music labels. So in this case bargaining power of customers is again very low. Rivalry among the competitors it can be a medium because तो जब भी कोई नया song या कोई album एक release होता है या कोई एक नया movie release होता है, to get that music there can be some rivalry. इसलिए जो force है that is medium. इसके बाद में लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल व्हिच कैन बी द एग्जांपल ऑफ फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर इंडस्ट्री. तो फ्रैग्रेंस एंड फ्लेवर इंडस्ट्री का वेरी गुड एग्जांपल शुड बी जीवोधन, फर्मानेक या एफएनएफ या ऐसे जो बड़े ग्लोबल प्लेयर्स है. तो ये जो फ्रैग्रेंस या फ्लेवर इंडस्ट्री है या अरोमा इंडस्ट्री है, इसके रिलेटेड मैं एक वेबिनार भी करने वाला हूं. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री टू स्टडी क्योंकि काफी जो चीजें ये इंडस्ट्री में है इट एक्चुअली फॉलोज द Porter 5 forces. तो इसमें विल स्टडी इन डिटेल अबाउट इंडियन कंपनीज आल्सो लाइक प्रीवी स्पेशलिटी है या ओरिएंटल अरोमेटिक्स है, एसएच केलकर है या इसके अलावा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक जीवोधन या इसके अलावा फर्मानेक या एफएनएफ ऐसे जो अलग अलग बिग जायंट्स है. सो विल स्टडी अबाउट देम एंड देन आई विल आल्सो ट्राई टू आंसर कि ये इंडस्ट्री में प्रॉफिट पूल कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर इट. तो इफ यू चेक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स आर वेरी लो इन दिस इंडस्ट्री क्योंकि आप देखोगे तो वो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस या वो पर्टिकुलर जो फ्लेवर है दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली रेप्लिकेटेड बाय समवन एल्स. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स इज अगेन वेरी लो क्योंकि फ्रेग्रेंस या जो फ्लेवर है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. बार्गेनिंग पावर्स ऑफ सप्लायर्स इज अगेन वेरी लो बिकॉज इन दिस इंडस्ट्री देयर आर 4 or 5 बिग जायंट्स. सेम इज द केस विद बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स. We took an example of the Geodhan versus Unilever. तो in this case Unilever don't have much pricing power towards Geodhan क्योंकि Unilever के लिए वो स्पेसिफिक जो फ्रेग्रेंस या फ्लेवर है वो सिर्फ Geodhan ने ही मैन्युफैक्चर किया है. That cannot be replicated. That's why these FNF manufacturer have very high pricing power with them. And the last force is rivalry among the competitors which is again very low. तो इन दिस केस जियोधन के पास कुछ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेस है एंड फर्मानेश के पास कुछ अलग अलग फ्रेग्रेंसेस है. तो इसमें दे वोंट जनरली कॉम्पीट विथ ईच अदर क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस जियोधन के पास है दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड विथ एनी पर्टिकुलर अदर प्लेयर. डेफिनेटली देयर कैन बी डिफरेंट कमोडिटी फ्रेग्रेंसेस या फ्लेवर्स बट फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी खाने के बाद आपको जो फ्लेवर मिलता है दैट डजंट चेंज ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें पार्ले जी किसी के साथ उनका टाई अप होगा टू गेट दैट पर्टिकुलर फ्लेवर एंड दैट्स व्हाई जो फ्लेवर मैन्युफैक्चरर है दे आल्सो हैव द प्राइसिंग पावर ओवर पार्ले जी. या अनदर एग्जांपल कुड बी मॉन्जिनीस का जो केक आप खाते हो तो वो केक का एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है या पर्टिकुलर फ्लेवर होता है जो उसमें ऐड किया जाता है. तो दैट फ्लेवर इज बॉट बाय द मॉन्जिनीस फ्रॉम सम अदर फ्लेवर मैन्युफैक्चरर. Same is the case with the fragrance. So I think in this industry rivalry is also very less and it actually obeys all the Porter 5 forces. इसीलिए it's a very very interesting case study which we will be doing in upcoming webinars. If you are interested for that webinar तो जरूर मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताइए. I will be soon announcing the date for the webinar. इसके अलावा there is another very very interesting example about the different exchanges. तो यहां पर मैंने स्टॉक एक्सचेंजेस लिए हैं या पावर एक्सचेंजेस लिए हैं या इसके अलावा डिपॉजिटरी सर्विसेज लिए हैं. तो इसमें भी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज वेरी लो बिकॉज दीज आर द अगेन वेरी वेरी आप देखोगे तो रेगुलेटेड सेक्टर्स. IEX इज अ रेगुलेटेड सेक्टर, NSE BSE इज आल्सो रेगुलेटेड, CDSL एंड NSDL इज आल्सो सेम थिंग. इसके बाद में जो सेकंड फोर्स है दैट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स व्हिच इज अगेन वेरी लो. तो इसका कोई भी एक सब्स्टिट्यूट नहीं है. आपको यदि ट्रेड करना है, बाय या सेल करना है तो आपको NSE या BSE का प्लेटफॉर्म ही यूज करना होगा. देयर इज नो अनदर वे ऑफ डूइंग अ ट्रेडिंग. इसके बाद में जो थर्ड फोर्स है दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड इन दिस केस इट इज अगेन वेरी लो क्योंकि ये जो एक्सचेंजेस है उनको सिर्फ सर्वर्स लगते हैं. तो एक्चुअली ये केस में कोई सप्लायर्स नहीं है. बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स अगेन इट इज वेरी लो बिकॉज ऑलरेडी दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज
at very very small prices, so it doesn't matter for the consumer like you and me कि how much fees we are paying to these exchanges. इसीलिए जो bargaining power of customer है वो भी काफी कम है. Rivalry among competitors can be low to medium, क्योंकि suppose NSE ने कुछ rates कम कर दिए तो then BSE will also reduce their rates. So थोड़ा competition हो सकता है, but I feel ये जो इंडस्ट्री है देयर इज अ ड्यूओपोली, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ राइवलरी नहीं है. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स व्हिच वी स्टडीड, लाइक एक्सचेंजेस, पावर एक्सचेंजेस, या जो अलग अलग ट्रेडिंग के एक्सचेंजेस है या डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म्स है. इसके अलावा जो अरोमा इंडस्ट्री या FNF इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैं आगे जाके वेबिनार भी लेने वाला हूँ एक. एंड देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री में पोर्टर की जो 5 फोर्सेस है वो कैसे वर्क. तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे. और ये जो वीडियो है वो जरूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी नॉलेज मिल जाएगा.